समापन के अवसर पर मैं आशा करता हूं कि आप सबका वर्ष 2023 इससे अच्छा और बेहतर होगा। ये मेरी ओर से शुभकामना है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के दूसरे कार्यकाल के 6 महीने से ज्यादा हम लोग पूरा कर चुके हैं। मुझे आपको ये बताने में प्रसन्नता हो रही है कि राज्य में इस साल गत रबी सीजन की अपेक्षा 3,08,340 हेक्टेयर में इस साल हमारा आच्छादन बढ़ा है। इसके अतिरिक्त 2,39,000 हेक्टेयर में हरे मटर की भी खेती होती है, जो बाजार में सीजनल हरे मटर के रूप में बिकती है। विशेष रूप से जौ, मक्का, चना, मसूर, तोरिया, अलसी, इनके रखने में एक बेहतर वृद्धि हुई है। यानी गत वर्ष की तुलना मुझे लगता है कि लगभग 3% हम लोगों ने ज्यादा आच्छादन इस साल किया है। अभी तक की जो फसल खेतों में है वो भगवान की कृपा से बहुत अच्छी है और लगभग हम लोगों ने राई सरसों के 5,92,034 मिनी किट फ्री बांटे थे और 4,41,563 मिनी किट चना और मसूर के निःशुल्क बांटे थे। इसकी वजह से राज्य में बहुत बेहतर तरीके से इस साल तिलहन और दलहन का उत्पादन बढ़ा है और ये लगभग 9.5 लाख मिनी किट निःशुल्क हमने किसानों को उपलब्ध करवाए, लगभग 9.5 लाख किसानों को। जो विगत वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने यंत्रीकरण किया, उस यंत्रीकरण का भी एक बहुत अच्छा फायदा ये हुआ है कि लगभग 40 से 50% किसानों ने लाइन सोइंग प्रारंभ कर दिया है। पंक्तिबद्ध लाइन सोइंग से लागत घटती है, उत्पादन अच्छा होता है, उत्पादकता बढ़ती है और उससे भी हमारे राज्य के उत्पादन में वृद्धि होगी। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए मैं अपने प्रदेश के किसानों को बधाई अपनी ओर से देता हूं। इस समय तक 127,96,309 हेक्टेयर में आच्छादन हो चुका है। गत वर्ष यह 1,24,87,969 हेक्टेयर आच्छादन था, तो इस तरीके से उसकी वृद्धि हुई है। दूसरा, राज्य के भीतर हम लोगों ने अपने कार्यक्रमों को तेजी से चलाया। 10,000 खेत तालाब खोलने का हमने लक्ष्य रखा था और उसके भीतर यह 1 वर्ष का लक्ष्य रखा है। 8,665 किसानों के कृषक अंश जमा हो गए हैं और उसमें से 6,030 हमारे खेत तालाब खोदे जा चुके हैं। अब तक राज्य में 30,562 खेत तालाब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बनाए जा चुके हैं। पिछला और इस साल का यदि हम जोड़ते हैं तो राज्य के भीतर बड़े पैमाने पर हम लोग कृषि यंत्रीकरण के कार्यक्रम को प्रोत्साहन कर रहे हैं और इस साल
लगभग 650 करोड़ रुपया कृषि यंत्रों के किसानों को सुलभ किए जाने के लिए अनुदान के रूप में उनको दिया जाएगा। फार्म मशीनरी बैंक 1100, कस्टम हायरिंग सेंटर 1300, इन सीटू के कृषि यंत्र 9,000, अन्य कृषि यंत्र 20,000, एनएफएसएम से कृषि यंत्र 8900 और प्लांट प्रोटेक्शन के 16,000। ये लगभग 50,000 से ज्यादा कृषि यंत्र हम लोग किसान भाइयों को सुलभ कराएंगे। इसमें से हम लोगों ने अब तक उनको 178 करोड़ रुपए के कृषि यंत्र का अनुदान किसानों को हम भेज चुके हैं। राज्य के भीतर किसानों की आवश्यकता के अनुरूप हमने उर्वरक का आपूर्ति निरंतर बनाए रखी है। इकतीस दिसंबर 22 तक हमको जो भारत सरकार ने लक्ष्य दिया था 27,02,000 मीट्रिक टन का, उसके सापेक्ष हम अभी तक 29,08,000 मीट्रिक टन किसानों को बिक्री कर चुके हैं और प्रतिदिन 8 से 10 रैक जो है वो राज्य के भीतर आ रही है। अभी भी 19 रैक हमारे इन ट्रांजिट हैं, विभिन्न स्थानों पर हैं। 19 पर जो हमारे रैक पॉइंट है वहां तक वो पहुंचेंगे और आज की तारीख में किसान भाइयों को 6,04,000 मीट्रिक टन यूरिया जिलों में उपलब्ध है और किसी भी प्रकार का खाद का संकट प्रदेश में नहीं है। डीएपी की अब तक हमारी 155 रैकें 1 अक्टूबर से और अब तक प्रदेश के भीतर आई और हम लोगों ने 12,02,000 मीट्रिक टन अब तक डीएपी किसान भाइयों को सुलभ कराया है। 2,32,000 मीट्रिक टन हमारा क्रय केंद्रों पर डीएपी विभिन्न जनपदों के भीतर उपलब्ध है। संभल, देवरिया और बिजनौर और सहारनपुर की 4 रैक जो है वो इन ट्रांजिट है डीएपी की, जो 1-2 दिन के भीतर अपने स्थानों पर पहुंच जाएगी और किसी प्रकार की उसमें दिक्कत नहीं है। हमने कुसुम योजना के भीतर 15,000 सोलर पंप विज्ञापित किए हैं किसान भाइयों के लिए। हमारे पास 29,000 किसानों का आवेदन पत्र आया है। उसमें से 29,000 में से मात्र 13,183 किसानों ने अपना कृषक ऋण जमा किया है और जिन्होंने जमा किया उनमें से 8,778 किसानों को सामान की आपूर्ति हो चुकी है और 6,819 जो है वह स्थापना के लिए उस पर काम चल रहा है, जिसमें से 4,740 पूरे हो गए हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके इस पर 184 करोड़ रुपया 15,000 कृषि यंत्रों पर खर्चा कर रही है। 60% अनुदान हमारा और राज्य सरकार और केंद्र सरकार का 30% है और 40% किसान अपना अंश लगाता है। 184 करोड़ रुपया इस वित्तीय वर्ष में इन 15,000 सोलर पंपों पर खर्च होगा। अभी हम और भी सोलर पंप निकालने वाले हैं और यह अनुदान की धनराशि और आगे बढ़ जाएगी। ये जिनको के समय पूरा हो गए हैं उनको नोटिस दी गई है और वेटिंग लिस्ट उसके भीतर ले लिए जाएगी। उसके बाद हम उसको निकालने वाले हैं। किसानों की धान की फसल भी बहुत अच्छी आई और धान का क्रय भी राज्य सरकार 4200 क्रय केंद्र 70 लाख मीट्रिक टन हमने लक्ष्य रखा था क्रय के लिए।
4200 क्रय केंद्र स्थापित करने के लक्ष्य थे कि पूरे प्रदेश के भीतर 75 जनपदों में 4200 क्रय केंद्र चलेंगे। मुझे खुशी है कि जिला मजिस्ट्रेटों के द्वारा जो संस्तुतियां आई 4384 क्रय केंद्रों की आई, जो सभी संचालित कर दिए गए हैं और अब तक 37,91,479 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीद कल शाम तक हो चुकी है। लक्ष्य के 54.16% धान का क्रय हो चुका है। 6,367 किसानों से धान के क्रय अब तक हुए हैं। 7,738 करोड़ 29 लाख रुपए की। मंडी में भी जो आवक धान की है, बाजार अच्छा जब हो जाता है तो मंडी में भी धान आने लगते हैं। गत वर्ष जो है वो मंडी में आवक कम थी, इस साल मंडी की आवक बढ़ी है। गत वर्ष मंडी की आवक 11,371,000 मीट्रिक टन थी, इस साल बढ़कर के 28,190 मीट्रिक टन हुई है। तो मंडी में भी आने का मतलब यह है कि बाजार अपने आप हमारी एमएसपी पर खरीदारी की वजह से ऊपर की ओर उठा है और किसान को बेहतर कीमत उसके माध्यम से मिल रही है। हम लोगों ने बाजरे के क्रय का भी इस साल करने का फैसला किया था और 18 जनपदों में हमने आपको बताया था कि हम क्रय करेंगे। हमारे 97 क्रय केंद्र इस वर्ष बाजरे के 18 जनपदों में चले और उसके माध्यम से 42,957 मीट्रिक टन हम लोगों ने बाजरे की खरीद किया 8,452 किसानों से और 100 करोड़ 95 लाख यानी 101 करोड़ रुपए के करीब हम लोगों ने इसके लिए बाजरे के मूल्य में किसानों को भुगतान किया है। तो राज्य सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के हित को। योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रतिबद्धता के साथ उसको लागू कर रही है। योजनाओं का समय से हम क्रियान्वयन कर रहे हैं और किसान भाइयों को ठीक प्रकार से यह लाभ पहुंच सके, इसकी व्यवस्था हमारा कृषि विभाग और अन्य सहवर्ती विभाग मिलकर के कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लोग जो 2 विशेष कार्यक्रम चला रहे हैं, एक प्राकृतिक खेती का, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक साथ राज्य सरकार के द्वारा सभी 7 बुंदेलखंड के जनपदों में 47 विकास खंडों में हमारे कार्यक्रम चलेंगे। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत और परंपरागत कृषि विकास योजना के भीतर इस तरीके से कुल मिलाकर के 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा 1,10,000 हेक्टेयर में 70 जनपदों के भीतर जो है वो प्राकृतिक खेती का काम प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और जल्दी ही उत्तर प्रदेश में हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस 15 जनवरी के पूर्व ही इस अभियान की शुरुआत हम लोग करेंगे। हमने उस अभियान की तैयारी की दृष्टि से अपने बीजों की व्यवस्था को शुरू कर दिया था इसी साल और उत्तर प्रदेश के हमारे कृषि विभाग ने लगभग 400 कुंटल अपने बीज तैयार किए हैं, सांवा, कोदो और मड़ुआ के। अन्य बीज हम एनएससी से और मिलेट्स इंस्टीट्यूट हैदराबाद से, जो भारत सरकार की संस्थान है, उनसे प्राप्त करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय से भी हम 250 कुंटल बीज उससे प्राप्त करेंगे और राज्य के भीतर एक सघन योजना मिलेट्स को के विस्तार की दृष्टि से हम लोगों ने अपनी बना ली है और जल्दी ही मंत्रिपरिषद से हम उससे सहमति प्राप्त करके वह योजना आपके बीच में रख सकेंगे।
अभी उसका रिकॉर्ड आ रहा है दोनों के। अभी क्रॉप सीजन अभी उसका एनालिसिस सब जिलों से रिपोर्ट्स आ रही हैं। जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में क्रॉप कटिंग हुई है और उनकी कई टीम एक जनपद के भीतर रही है, तो उनके रिपोर्ट संकलित करके उसके आधार पर जो आगे आएंगे वो हम आपके बीच में आते ही आपके बीच में रखेंगे। सरकार जो है जैविक की तरफ बढ़ावा दे रही है, लेकिन किसानों को जो उत्पादन के लेकर समस्या है, उत्पादन बढ़ाने के लिए जैविक में क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, एक तो गो आधारित प्राकृतिक खेती के लिए कई चरणों में हम लोगों ने प्रशिक्षण कराई है। कुछ को हमने महाराष्ट्र में अमरावती के भीतर भेजा था, फिर उसके बाद हम लोगों की एक हाई लेवल अध्ययन टीम जो है वो हरियाणा में कुरुक्षेत्र के भीतर गई थी। यहाँ लखनऊ के भीतर हमने अपने अधिकारियों का कृषि विज्ञान केंद्र के जो एक वैज्ञानिक का, जनपद के एक हमारे जो क्लास 2 के अफसर थे वो, और कृषि तकनीकी सहायक, हर जिले से 4 लोगों को हम लोगों ने प्रशिक्षित कराया। अभी हमारी एक टीम 125 लोगों की हमने भेजा था वहां कुरुक्षेत्र के भीतर गुरुकुल में प्रशिक्षण करके, और जनपद स्तर पर मास्टर ट्रेनर तैयार करके हम उसके ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि मैं अभी बुंदेलखंड के दौरे पर गया था और 2 किसान भाइयों का अलग अलग गांव में, अलग अलग ब्लॉकों के 2 गांव के भीतर गया। वहां उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी गो आधारित खेती को शुरू किया है। एक ऐसे महोबा के भीतर हमारा एक एफपीओ बना है जो गो आधारित प्राकृतिक खेती के उत्पादों का वह खुद जो है वो पैकेजिंग और ब्रांडिंग, अपने नाम से ब्रांडिंग करके दे रहा है। जिस दिन मैं मीडिया को बुलाऊंगा भोजन पर मिलेट्स के, तो आपको हम अपने प्रदेश के उत्पादक किसानों के द्वारा जो ये काम किए गए हैं, जिसके भीतर प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग का भी होगा और मिलेट्स भी उसके साथ, मिलेट्स में की महत्वपूर्ण भूमिका उसके भीतर होगी। ये मान लिया है कि जैविक खेती है, रासायनिक खेती के थोड़ा उत्पादन कितना हो जाएगा? और किसान बहुत संतुष्ट है, जो 4-5 वर्षों से कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम उससे ज्यादा अच्छा उत्पादन कर रहे हैं। प्राकृतिक में कुछ हुआ है उसमें बराबर आ ही रहा है। हमने जैविक और प्राकृतिक का डिफरेंस भी बताते हैं। देखिए, जैविक जो केंचुआ आधारित जो होता है वह है, और जो वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से करते हैं, वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से करते हैं। अदुपज का हमारे मैं इसमें बता दूंगा कि जो देखिए 2 तरह की है रसायन मुक्त खेती। एक होती है जैविक, जो हम ऑर्गेनिक कहते हैं, जो वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद डाल के करते हैं, जो अभी तक चलती आ रही थी। और उसके बाद जो 0 बजट नेचुरल फार्मिंग, जिसको हम प्राकृतिक खेती कहते हैं, जो गो आधारित है, वो जो है वो हम लोग कल्चर को जमीन पे उस पर डाल के और उससे हम बढ़ाते हैं उसकी उर्वरा शक्ति। तो दोनों कार्यक्रम चल रहे हैं। जैविक ये जो हमारे नेचुरल फार्मिंग, जो प्राकृतिक खेती का, हम लोगों ने कई कृषि फार्मों पे और कृषि विज्ञान केंद्रों पे हम लोगों ने वो किया। तो पहले ही वर्ष में जो इस साल जो फसल हुई है उसमें खरीफ की, उसमें कई जगह तो बराबर प्रोडक्टिविटी आ गई, खर्चा कम हो गया। कुछ जगह खर्चा कम हो गया यूरिया डीएपी और डालने का, लेकिन प्रोडक्टिविटी 10 से 20% कम हुई। तो अगले साल फिर देख रहे हैं कि तो पहले साल ये कहा जाता है कि प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम होती है, दूसरे साल बराबर हो जाती है। तो इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट सफल हो रहे हैं, और विशेष रूप से फल और सब्जी में, औद्योगिक फसलों में ये एक्सपेरिमेंट ज्यादा सफल हो रहे हैं, और गन्ने में भी सफल हो रहे हैं, और गेहूं और धान में हमें देखना है कि कितना बढ़ेगा। लेकिन कहा ये जा रहा है, जैसे जो हमारे गुरुकुल में भी जाते हैं, तो धान में फसल उतनी ही होती है जितनी जो है नॉर्मल खेती होती है। तो अगर इस तरह से अगर करेंगे तो खर्चा कम होगा, जो 20 से 22 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कम होगा, और प्रोडक्टिविटी उतनी होगी, तो किसानों को लाभ होगा, और हमारा जो है फसल जो सॉइल हेल्थ भी इंप्रूव होगी। तो उस लाइन पे हम लोग दोनों कार्यक्रम चलाएंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग नाम जो करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग है और केमिकल फ्री फार्मिंग, रसायन युक्त।
वो उसमें और कुछ तत्व आ जाते हैं। तो वो रसायन मुक्त जो फार्मिंग होती है, केमिकल फ्री फार्मिंग, उसके कई तरीके हैं। जो है वो केमिकल फ्री फार्मिंग है, गो आधारित प्राकृतिक खेती का सिस्टम। शायद ये और- इन्वेस्टर की दिलचस्पी का विषय है बहुत। हाँ है ऑर्गेनिक खेती का। जी। क्या उत्तर प्रदेश में ऐसे विभिन्न स्थान आप बता सकते हैं जहाँ पर आपने इस ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया हो, जहाँ पर ये उपयोग चल रहा है? हम पूरे राज्य के भीतर बढ़ावा दे रहे हैं। बुंदेलखंड के लिए तो हम राज्य की ओर से स्पेशल स्कीम लेकर के आए हैं, जिसमें 68 करोड़ रुपया हम खर्चा कर रहे हैं और उसमें किसानों को प्रोत्साहन कर रहे हैं। उसी पैरामीटर पर जो भारत सरकार का पैरामीटर है, उसी पैरामीटर से हमने अपने राज्यों को भी प्रोत्साहन किया है। भारत सरकार की योजना के भी साथ काम कर रहे हैं और अपनी बुंदेलखंड के लिए, क्योंकि बुंदेलखंड एक सबसे मुफीद जगह है जहां पर अभी भी कम मात्रा में रासायनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है। आज एक और महत्वपूर्ण समाचार मैं आपको देना चाहता हूं, जो शायद आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। हमने बुलंदशहर के डिप्टी डायरेक्टर श्री कृषि डिप्टी विपिन कुमार को और महोबा के जिला कृषि अधिकारी श्री बीपी सिंह को तात्कालिक प्रभाव से हमने उनको निलंबित कर दिया है। इनके ऊपर बीपी सिंह के ऊपर एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो किसी लाइसेंसी से कुछ और प्रोडक्ट के लिए पैसे मांग रहे थे। उसकी जिलाधिकारी से जांच कराने के बाद हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ये महोबा के ये हमारे जिला कृषि अधिकारी हैं बीपी सिंह। हाँ, वीपी सिंह। इन्होंने उनसे पैसे मांगे थे और फिर उस दिन वो 15,000 रुपए मांग रहे थे। उसका वीडियो वायरल हुआ था और आप सबने उस समाचार को अखबारों में छापा। सरकार अखबारों में छपने पर कार्रवाई करना है। जब उनका वायस मैंने सुना तो जिलाधिकारी को ये निर्देश दिए गए थे कि आप इसकी जांच कराएं। इसके अलावा भी उनके खिलाफ और भी अधिकारियों से दुर्व्यवहार की और अन्य शिकायतें भी इसके साथ लगी हुई हैं। विपिन कुमार इसके पूर्व भी एक बार निलंबित हो चुके थे और इसमें अभी जो है वो मथुरा जनपद के भीतर दैनिक कर्मचारियों के नियमितीकरण के संदर्भ में इनके ऊपर आरोप आए हैं, जिनकी वजह से इनको निलंबित किया जा रहा है। देवरिया जिला का ये है, अभी वहीं से हम भी हैं, 700 किलोमीटर मर है, लेकिन साथ ही 7 लाख रुपया मात्र गया है सिंचाई के लिए। नहरों की सील्ड की सफाई नहीं हो पा रही है। नहरों में इस समय फुल स्ट्रीम पर पानी चल रहा है। कहाँ चल रहा है? अरे आप यहाँ पर हैं और बता रहे हैं वहाँ की बात। आप हैं यहाँ पर, आप 23 और आज 29 तारीख में 6 दिन का फासला होता है। जो 27 तारीख को गया उसको आप बता रहे हैं। नहीं, पानी सभी नहरों में जा रहा है। सभी नहरों को फुल स्ट्रीम पर चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं और चल रहा है। देखिए, मैं तो लगातार जिलों में दौरा करता हूँ। लखनऊ हेडक्वार्टर पर तो बहुत कम रहता हूँ। मैं खेतों में जाता हूँ, फसल को देखता हूँ, किसान से बातचीत करता हूँ, अपनी योजनाओं की समीक्षा करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए हैं कि किसी भी किसान का जो निजी नलकूप है उसका ट्यूबवेल का डिस्कनेक्शन नहीं किया जाएगा। उन्हें बकाये बिल के भीतर उनको जेल नहीं भेजा जाएगा। उन्हें सिंचाई के लिए और पर्याप्त मात्रा में बिजली दी जाएगी और सिंचाई के नहरों को भी फुल स्ट्रीम पर चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले 24 तारीख से सारी नहरें खोल दी गई हैं और उनके पानी अपने अपने रजवाहों पे पहुंच रहे हैं। हाँ, कुछ कही है, बताइए क्या करें। देखिए, 9.5 लाख से ज्यादा पशु हमारे 6,000 से ज्यादा निराश्रित गोवंश स्थल जनपदों के भीतर हैं, उसमें रखे गए हैं और उन्हें और भी कोशिश की जा रही है।
देखिए, हर जनपद के भीतर 2000 और 3000 के बड़े पशु स्थल बनाए जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए निर्देश दिया हुआ है। जिलाधिकारियों को ये भेजा गया है सूचना कि वो अपने जनपद के भीतर इसके लिए उसका जो एरिया प्रेस्क्राइब है संभवतः 2 हेक्टेयर और 3 हेक्टेयर कुछ ऐसा उनके यहाँ पर जमीन उपलब्ध है, उसकी वो सूचना भेजें और उसी कार्य योजना बना करके यहाँ पर भेजें। राज्य सरकार किसानों को उससे सुरक्षा दिलाए जाने के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ ऐसा बताने को आप उसमें बहुत दिलचस्पी लेते हैं, कुछ ऐसी ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन दीजिए जो 6 साल के अंदर ऐसा हुआ हो जो इससे पहले कभी नहीं। बता तो रहा हूँ कि आप सबसे ये निवेदन है कि आप यहाँ से उन्नाव होते हुए आप दिल्ली की ओर बाई रोड जाइए। हाँ, बता रहा हूँ मैं, खेती देखना तो चाहिए। आप जब जाएंगे तो जिन खेतों में आलू लगा रहता था, आज हमारे मिनी किट का असर ये है कि उन खेतों के भीतर सरसों की फसल जो है उसकी फूल लहलहा रही है। आप जाएंगे तो खुद उसके खुशियों में जो है बसंत में आप डूब जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मोनो प्रोटोकॉल तो धान में तो हम उसका प्रयोग करा दिए और बाकी में हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कैसे चल रही है? देखिए, मुझे बता दूं, ये ऐसा है कि स्पष्ट कर दूं मैं कि केवल हम लोगों ने ये रिपोर्ट आई थी कि बासमती धान का क्योंकि एक्सपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट में वहां से एपीडा से ये इनपुट आया था कि ये जो प्रकार के जो है इनका लगने से वो रेजिड्यू बच रहा था और उसकी वजह से एक्सपोर्ट में कुछ रिजेक्ट हो गए थे। तो केवल बासमती धान के लिए 2 महीने के लिए छूट डाली है। नहीं, वो लिमिट से वो हो रहा तो नहीं, लेटर वो जो क्या कर रहे थे कि लेट स्टेज पे डाल रहे थे वो, इसीलिए हम लोगों ने जब ये हार्वेस्टिंग के करीब हमने रोका था, जिससे कि बाद में जब डालते तो रेजिड्यू बचा रह जाता है चावल, पहले डालने से नहीं बचता, इसीलिए हमने लास्ट में डाला वाले को भी ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में किसानों को गेहूं बीज पर भी कुछ बात करेंगे आप, जो बाजार से खरीद रहे हैं लोग, किसानों को गेहूं बीज नहीं मिल रहा है। सारा खेत जब भर गया तो उसका बीच में तो उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों की मुकाबले में बीज में घटा है किसानों को। $50,000